नमस्कार। हमने कल देखा था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक पूल होता है जिसमें पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल मार्केट, लैंड, बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब का ज्ञान होता है। एंड वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपना एक पूल क्रिएट करते हैं जहां पर अपने जैसे लोग पैसा लगाते हैं एंड वो पैसा इन्वेस्ट मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल्स लोगों से। एंड वो अपने एएमसी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करके ही पैसा मैनेज करते हैं। ये हमने कल ही देखा था कि पैसा मैनेज कैसे होता है। तो आज जो हम देखने वाले हैं उसी का हिस्सा, यानी कि हम ये सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। हर दिन या फिर हर वीक एक सेशन इन सब मुद्दों पर आएगा जो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते आगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि आगे जाके कि हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, फंड मैनेजर की सोच क्या होती है, एज ए इन्वेस्टर हमारी क्या सोच होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे करने चाहिए, पैसा बचाना क्यों जरूरी है, वो हर एक मुद्दों पर हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड ये चलता रहेगा सिलसिला आने वाले समय पे भी। तो चलो मैं लेके जाता हूं मेन मुद्दों की तरफ ताकि हम उन सब मुद्दों को देखें। आज का जो मेन मुद्दा रहने वाला है, जहां पर कुछ की टर्म्स भी मैं डिस्कशन में लेके आऊंगा। एएमसीज क्या होते हैं, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, कि वो करते क्या है, वो होते कैसे हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या काम है इन सब में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली होते कौन है ये, एंड उनका क्या रोल होता है इन सब में। तो ये भी हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा, हमने एक पोर्शन तो देखा है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ये तो हमने देखा है। लेकिन आगे जाके मैं और भी चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि जिसमें जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स है उसके रिटर्न्स क्या है, एंड या फिर जो टॉप के वर्स्ट फंड्स है जिसमें ज्यादा तौर पर नुकसान ही आया हुआ है, उनकी क्या परिस्थिति है, ये भी हम जाके देखेंगे। ठीक है, एंड बाकी सारे जो की टर्म्स है कि जो आगे आने वाले समय में मैं यूटिलाइज करूंगा उसमें, जो आप देख सकते हो और म्यूचुअल फंड के हर एक छोटे छोटे पहलुओं को जान भी सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे, और आगे का डिस्कशन मैं करूंगा। तो यहां पे मेरा टॉपिक जो शुरू होगा अभी आज का, एएमसीज के तौर पर शुरू होगा। एएमसीज होते कौन है, एएमसीज यानी कि जो म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे कंपनीज है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, एएमसीज जैसे अभी मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं, वो एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट का मतलब पैसा, कंपनी का मतलब है कि उन्होंने एक एंटिटी बनाई है, राइट। मैनेजमेंट का मतलब है कि लोगों का पैसा हम मैनेज करके देंगे, उन कंपनियों को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जैसे अभी यहां पे अगर आप देखोगे कई सारे कंपनीज है, बिरला सनलाइट एएमसी है, एचएसबीसी ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी एक एएमसी है, आईआईएफएल ये भी एक एएमसी है। देन उसके बाद ये डीएसपीबी और ब्लैक रॉक, एचडीएफसी, आईडीएफसी, कोटक, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जेपी मॉर्गन, ये पूरे जितने भी कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करते हैं या फिर हेज फंड या प्राइवेट इक्विटी का कारोबार करते हैं, इन सब को हम एएमसीज के तौर पर जानते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब रही बात कि सर ये लोग क्यों करते हैं बिजनेस, इनका क्या फायदा है, राइट। सवाल ये भी आता होगा आपके मन में कि कोई बैंक या फिर कोई कंपनी ये काम भी क्यों करता है, किस लिए करता है, उनका क्या इसमें फायदा है, और अगर इनका फायदा ये है मान लो, तो एज ए इन्वेस्टर हमारा फायदा क्या होगा, राइट। या फिर कौन सी एएमसी होगी जिसके हम फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखेंगे कि एएमसीज पहले होते क्या है, इसमें जानने की कोशिश करते कि एएमसीज होते क्या है पहले। तो लेट्स सी, एएमसीज को मैं डिकोड करूंगा अभी। एएमसीज को जानना है तो यहां पर मान लो, ऐसा समझ लो कि कोई एएमसी है, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनका लक्ष्य है मान लो इतना पैसा रेज करना है, राइट। इनको क्या करना है, इतना फंड रेज करना है। अब ये फंड किन से करेंगे रेज, ये फंड इन्वेस्टर से करेंगे। इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे इसमें। जब इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे तो मान लो इन्वेस्टर ने पैसा ये इतना दे दिया, एचडीएफसी ने ये स्कीम
लॉन्च कर दिया, इसका नाम है HDFC, मान लो स्मॉल या फिर लार्ज कैप है मान लो, ठीक है। फंड कैसे पिक्चर में आते वो भी आपको समझ में आएगा। ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप EQ मतलब इक्विटी। HDFC ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका टारगेट है 10,000 करोड़ या फिर 10,000 रुपए समझ लो, ये रेज करना है। इन्होंने किया, इसमें इन्वेस्टर्स है, मान लो A इन्वेस्टर है, B है, C है। इन सब के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इनको अपना पैसा लार्ज कैप में लगाना है। अभी AMC क्या करेगा, AMC के पास दो विकल्प है। एक तो AMC इसे खुद मैनेज करेगा, मैनेज एसेट्स और कैश रेज्ड बाय इन्वेस्टर। राइट, AMC के पास दो विकल्प है कि ये खुद अपनी एसेट मैनेज करे या फिर दे अपॉइंट फंड मैनेजर कि जो बिजनेस को समझते हैं, जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो जिनकी एक्सपर्टीज अच्छे अच्छे स्टॉक्स या फिर अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की इवैल्यूएट करना और उसमें पैसे इन्वेस्ट करना है। तो इन्हीं लोगों को चयन किया जाता है और इन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर या फिर AMC के बोर्ड मेंबर के तौर पर। एंड देन ये लोग इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टिंग दो चीजों पर मेनली फोकस करते हैं। एक फंड इन्वेस्टिंग एंड दूसरा फंड रेजिंग। राइट, क्योंकि इनका एक्सपर्टीज ही वही है। अब सवाल ये है कि सर AMC, आपने कहा AMC पैसा मैनेज करेगा। AMC एक एंटिटी है, कंपनी है, जस्ट एक कंपनी है। ये खुद नहीं चलती है कंपनी, कंपनी को लोग चलाते हैं। राइट, एंड जब लोग पिक्चर में आते हैं तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आते हैं। फंड मैनेजर क्यों इन्वेस्ट करेगा? राइट, फंड मैनेजर को अगर सैलरी या फिर कमीशन नहीं मिलता है तो अपना समय वो क्यों देगा? राइट, पैसे बनाने के लिए। आप तो करोड़पति हो जाओगे अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर पैसा लगाओगे तो, लेकिन फंड मैनेजर का क्या फायदा है? तो फंड मैनेजर सैलरी और कमीशन लेता है। अब रही बात कि सर AMC का क्या फायदा है, आपने देखा होगा AMC अपने चार्जेस लगवाते हैं इन्वेस्टर्स को, AMC फीस। राइट, एंड दूसरा मैनेजमेंट फीस AMC ही लगवाता है। अब मैं बताता हूं कि इनका मॉडल वर्क कैसे करता है। मान के चलिए ये 10,000 नहीं, ये 10,000 करोड़ है। अभी 10,000 करोड़ पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया एंड वही पैसा फंड मैनेजर मैनेज करेगा। लेकिन यहां पर बात चल रही है कि AMC पैसा कैसे बनाएगा। जैसे 10,000 करोड़ की अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो AMC अगर आप देखोगे ज्यादा तौर पर ये जो इनका फीस है ना, ऐसे दिखता है, जैसे एग्जिट लोड, राइट, या फिर एंट्री लोड, या फिर डायरेक्टली एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो के तौर पर डायरेक्टली चार्ज करते हैं। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो का मतलब है टोटल फीस। ये डायरेक्टली एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। अभी आप इसको समझ लीजिए कि एक्सपेंस रेशियो इनका 2% है, 2% है ऑन 10,000 करोड़। जरा कैलकुलेट करिए 2% एंड आप देख लीजिए कि कितना निकलता है। 10,000 करोड़ का 2%, सो 200 करोड़ के आसपास तो फीस जनरेट होता है उनको। तो यही फीस AMC का इनकम होता है जो हर एक इन्वेस्टर से वो वसूल करते हैं, हर एक फंड के ऊपर वो चार्ज करते हैं एंड AMC ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए इनके अंडर आपको एक टर्म भी पता चलेगी, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितनी ज्यादा एसेट इनके अंडर होती है मैनेजमेंट को, उतना ज्यादा फीस इनको जनरेट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे टाटा कैपिटल कहता है कि 1.5 लाख करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ब्लैक रॉक कहता है कि हमारे अंडर तो 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की एसेट उनके अंडर है।
तो जितनी ज्यादा एसेट अंडर होती है उतना ज्यादा वो सालाना फीस चार्ज करते हैं, एवरी ईयर फीस चार्ज होता है। जैसे जनवरी से दिसंबर ईयर एंड होता है, ईयर एंड पे ये एएमसी अग्रेसिव होके अपने इन्वेस्टर्स को चार्ज लगवा देते हैं एंड डेबिट भी करते हैं। इसलिए एएमसी स्टैब्लिश करके ये लोग पैसा बनाते हैं, इतना पैसा बनाते हैं कि शायद मतलब इन्वेस्टर पैसा बनाए या ना बनाए पता नहीं, लेकिन एएमसी करोड़पति पक्का होते हैं। एंड इसलिए ज्यादा तौर पर अभी अग्रेसिवली एएमसी मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जियो फाइनेंस ने भी अपनी एएमसी खोला है। उन्होंने खुद ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी और वेल्थ मैनेजमेंट का प्लेयर है, उनके साथ उन्होंने अपना पार्टनरशिप में बिजनेस इंडिया में करना चाहते हैं, राइट। तो ये भी स्ट्रैटेजीज होते हैं, जरा समझिए। अब इसका इन्वेस्टिंग के साथ क्या लेना देना है? आप कहोगे कि सर आपने तो बहुत अच्छा समझा, लेकिन इसका इन्वेस्टिंग के साथ लेना देना क्या है? आपको यह समझना है कि अगर जो एएमसी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगवाती है, मान लो सेबी ने दिया हुआ 1% है या फिर एवरेज मार्केट में 1.5% चल रहा है, एंड वो एएमसी है जो 2.5% के आसपास, 3% के आसपास उनका एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। हाँ, अगर वो चार्ज करती है एंड उनके रिटर्न भी अगर बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में अगर अच्छे हैं, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो ज्यादा एक्सपेंसेस उनको आए होंगे टू मैनेज दैट एसेट। बट अगर ऐसी एएमसी है, मान के चलिए, अब ये तो आपको समझ में आया होगा कि एएमसी कैसे चार्ज करती है, बट इसमें से अपने को सीखना क्या है मैं वो भी बताता हूं कि आगे क्या सीखना है इन्वेस्टमेंट का चयन करते समय। वहां पे मान के चलिए, अभी मैं रियल एग्जांपल ले लेता हूं, बट ये जो फीस के फिगर्स होंगे थोड़े से अलग हो सकते हैं। डीएसपी एक है एंड एसबीआई एक है। ये तीनों एएमसीज है, इनका लार्ज कैप का ही बिजनेस है, मतलब यानी कि लार्ज कैप पे ये पैसा लगवाना चाहते हैं। अब ये लार्ज कैप क्या है मैं आगे जाके ये भी डिकोड करूंगा। सो मान के चलिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो है, ये फीस 2% का है, राइट। ये सभी कंपनीज है 2% के आसपास ही रहते हैं या फिर लगवाते हैं। या फिर मान के चलिए इसमें से एक का मैं फिगर चेंज कर देता हूं, एक का फीस जो है वो ज्यादा चार्ज करता है, जिसका है 2.5%, राइट। इसमें अगर आप देखोगे, मान के चलिए कि इनका मार्केट कैप भी एवरेज है, लेकिन रिटर्न अगर आप देखोगे, ये 14% रिटर्न देता है, ये 20% के रिटर्न देता है, एंड ये जो है मान के चलिए ये 12% के रिटर्न देता है। ये वाला आपका कैलकुलेशन है। जैसे ये वाला 12% का रिटर्न दे रहा है, ये 20% का दे रहा है, ये 14% का दे रहा है। आप जरा इस लॉजिक को समझिए। हर फंड जो एएमसी है, ये एएमसीज होते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट जो हो रही है ये ऑलमोस्ट आपके लार्ज कैप में ही हो रही है, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में हो रही है, एक्सपेंस रेशियो इनका इक्वल ही होना चाहिए देखा जाए तो, जैसे 2% या फिर जो भी रेशियो रहेगा एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए। अब वो तो है ही नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट एचडीएफसी का लार्ज कैप आपको दे रहा है 14% एवरेज रिटर्न, वो भी गारंटेड नहीं है। ये वाला दे रहा है 20% के रिटर्न, एंड एसबीआई दे रहा है मान लो 12% के रिटर्न। बट इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे ना, ये एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज कर रहा है, आपको उल्टा फीस भी ज्यादा ले रहा है, रिटर्न भी कम दे रहा है। दूसरा वाला जो है फीस ठीक है, एवरेज 2% है अगर इफ यू कंपेयर विद अदर्स, बट उसके रिटर्न 20% के हैं। एंड तीसरा वाला रिटर्न और फीस दोनों ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे अगर आप तीनों को एक साथ कंपेयर करोगे तो। अब इसमें से मान लो कि आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। देखो टीसीएस कंपनी में ना मोर देन 100+ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टाटा मोटर्स का भी है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर डीएसपी पोजीशन अपनी बना रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप एचडीएफसी की भी होल्डिंग देख सकते हो। आजकल के ब्रोकर्स ना ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके होल्डिंग पे जाइए
एंड होल्डिंग पे देखिए कि कौन से कंपनीज में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कितना % इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड अगर इन्वेस्टिंग मान लो कि दोनों कंपनी का सेम ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कहूंगा अगर आप मुझे पूछते कि आप कौन से साथ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ जाते, तो ऑफकोर्स कि मैं डीएसपी के साथ जाता। क्यों? क्योंकि 2% की फीस और 20% के एवरेज रिटर्न जो मुझे मिलने वाले हैं, मैं एक्सपेंसेस कम दे रहा हूँ, रिटर्न ज्यादा ले रहा हूँ, तो मेरे लिए तो डीएसपी और डीएसपी में ही जाना बेहतर रहेगा। हाँ, रही बात सर रिस्क का क्या, एज आई सेड, अगर ये तीनों फंड लार्ज कैप में पैसा डालते हैं एंड अगर तीनों में अगर मान लो कि आपको मिक्स दिख रहा है कि जैसे मान लो उन्होंने आईटी में भी पैसा डाला है, बैंकिंग में भी डाला है, बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है या फिर एसबीआई, इन सब में पैसा लगाया है, और ऊपर से बड़े बड़े आईटी कंपनीज भी है जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें भी पैसा लगा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है आईटी, फिनेंस, मैन्युफैक्चरिंग या फिर अदर कोई सेक्टर, हेल्थ केयर एंड ऑल, तो आपको फिर इसमें जाओ या उसमें जाओ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा आपकी रिटर्न पे, क्योंकि रिस्क तो दोनों में या फिर तीनों में उतनी ही दिखेगी। अगर आप रिस्क का पैरामीटर देखोगे तो सब में डाउन साइड रिस्क उतनी ही दिखेगी, लेकिन रिवॉर्ड जो है मुझे इसमें बेहतर लग रहा है तो मैं उसी में जाऊंगा। एंड दूसरा एक्सपेंसेस कि जो यहाँ पे ये एक्सपेंसिव है म्यूचुअल फंड, ये अफोर्डेबल है, ये भी अफोर्डेबल बोल सकते हैं अगर इफ यू कंपेयर विद ईच अदर, तो मैं इसी में जाने की कोशिश करूंगा जो मुझे ज्यादा फायदा देगा। तो अभी आपको भी यही चीजें फॉलो करना है कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड मान लो, कोई भी, जैसे मार्केट में कैप्स है, लार्ज कैप, जैसे मार्केट में कैप्स है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल सेशन लेके आऊंगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बता के रख दूंगा। एक लार्ज कैप है, मीडियम या फिर मिड कैप बोल सकते हैं आप उसे, राइट, एंड दूसरा है स्मॉल कैप। तो ये पूरे कैप्स है। इसमें अगर आप देखोगे ये लार्ज कैप जो होते हैं ना, इनके रिस्क एंड रिटर्न जो होते हैं दोनों, ये थोड़े से स्टेबल तरीके के दिखेंगे आपको, रिटर्न कम दिखेंगे और रिस्क भी कम दिखेगा। ये दोनों इसमें क्या दिखेगा, लो दिखेगा। जैसे टीसीएस दिवालखोर अभी नहीं होगी या फिर इंसॉल्वेंट नहीं होगी जल्दी, राइट, तो ये लॉजिक होता है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे टीसीएस लार्ज कैप है, एचडीएफसी लार्ज कैप है, राइट, आईसीआईसीआई लार्ज कैप है, इंडसइंड ये लार्ज कैप कंपनीज है, एसबीआई लार्ज कैप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये लार्ज कैप कंपनीज है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड लार्ज कैप लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है एंड उसमें जो रिस्क होती है लो होती है। एंड इसके रिटर्न भी अगर आप देखोगे, रिटर्न 10 to 15% ईयरली में ही आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों की जो ग्रोथ होती है, इन कंपनियों की मार्केट कैप की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, राइट, इसलिए ये रिस्क एंड जो रिटर्न है इसमें कम दिखाई देंगे। एंड अगर कोई मिड कैप है, मिड कैप अगर म्यूचुअल फंड है, तो मिड कैप में जो रिस्क होगी मीडियम तरीके की रिस्क दिखेगी आपको, मीडियम तरीका या फिर मीडियम तरीके के रिटर्न भी आपको दिखेंगे यहाँ पर। अब इसमें फर्क क्या है सर, जैसे अगर ये 10% दे रहा है तो ये हो सकता है कि 20 to 25% के रिटर्न दे, तो रिस्क भी उतनी ही रहेगी। इसका रिस्क का मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले सेशन में। रिस्क का मतलब है कि अगर मैं यहां पे मान लो 10,000 रुपए लगा रहा हूं, तो 10,000 रुपए के 20% कितने होते हैं, 20% कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 4,000 कितना होता है 10%, सो ये वाला 2000 हो जाएंगे रिटर्न्स अगर 20% है। तो मुझे ऊपर रिटर्न 10,000 के ऊपर 2,000 रुपए मिलेंगे सालाना, या फिर अगर रिस्क हो जाती है तो 10,000 रुपए की वैल्यू घटकर हो जाएगी 8,000। तो ये है रिस्क। रिस्क मतलब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी एंड जो रिवॉर्ड है पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब मुझे फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा, इसके कैलकुलेशन को ही बोलते हैं रिस्क। अभी इसमें रिस्क दिख रही है 20% की मान लो, तो ये मीडियम साइज वाले जो स्मॉल कंपनीज है जो अभी भी मार्केट में आए हुए हैं, राइट, वो कंपनीज पूरे मिड कैप में आते हैं।
मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको बाद में बता दूंगा, या फिर इसके ऊपर एक मैं डिटेल सेशन भी लेके आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, इसमें हाई रिस्क होती है, राइट, हाई रिस्क यानी हाई रिटर्न देते हैं। इनकी रिस्क और रिटर्न 50% की भी हो सकती है, मोर देन दैट भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड। क्योंकि अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे मान लो लियोर्स ग्रुप स्मॉल कैप कंपनी है, या फिर इसके अलावा मान लो कोई ऐसे पेनी स्टॉक्स होते जा रहा है जिसके 5 रुपए 10 रुपए, जैसे रिलायंस पावर है, रतन पावर है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, सुजलॉन पावर है, राइट, ये पूरे स्मॉल कैप में आएंगे, राइट। इनका क्या 5000 करोड़ के नीचे है, ये स्मॉल कैप में बैठेंगे। देन मीडियम में 5 से 10,000 करोड़ का बिजनेस है वो, एंड मोर देन 10,000 करोड़ का किसी का बिजनेस है तो वो जाएगा तुम्हारे लार्ज कैप में जाएगा मार्केट का कारोबार। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्मॉल कैप जिस म्यूचुअल फंड में लिखा होता है वो ज्यादा रिस्की होते हैं, इसमें बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे रिस्क होता है। तो आपको जब म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करोगे, इसको रिलेट करना है तो आपको पहले आपकी कैपेसिटी समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास मान लो सिंगल इनकम सोर्स है, बाकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, आपके पास मान लो जो एक सैलरी ही एकमात्र सोर्स है, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करिए, आप थोड़ा सा स्टेबल म्यूचुअल फंड चूज करिए। आप इसमें जाओगे तो फंस जाओगे, राइट। दूसरा है कि अगर आप मान के चलिए इन्वेस्टमेंट करते समय आपको देखना है कि आपका जो टारगेट है, मान लो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो, बच्ची की शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर खुद के रिटायरमेंट के लिए देख रहे हो, तो जहां पर मैं कहूंगा कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में ऑप्शन या फिर मिक्स आप रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 2,000 रुपए मिड में रखिए, 3,000 रुपए लार्ज में रखिए, दोनों में जो भी बेनिफिट्स है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जो स्मॉल कैप है, आपके पास अगर मल्टीपल इनकम सोर्सेस है, मल्टीपल यानी कि आपको सैलरी है या फिर बाकी और सोर्सेस भी वहां से इनकम आता है, बिजनेस आता है, एंड आपकी एज मान लो ठीक ठाक है, ठीक ठाक यानी कि 30 के करीब है या फिर 25 है, तो आप रिस्क में खेल सकते हो, आप रिस्क की सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप रिस्क ले सकते हो अगर आपकी ज्यादा कम एज है तो, बट लेकिन अगर आपकी एज 35 के ऊपर है तो भी आप रिस्की इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जिसकी एज 35 है और सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है ओनली, तो मैं कहूंगा कि उनके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सही होते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्सेस है और एज आपकी 35 से 40 के बीच है तो मीडियम में जाइए, एंड अगर एज आप 3 एज के हो, राइट, सॉरी माय बैड, अगर आपकी एज 40 या 40 के 35 या 40 के ऊपर है तो आप लार्ज कैप में जाइए, और 30 से 35 के बीच अगर आपकी एज है तो मिड कैप में जाइए, अगर आपकी एज 20 से लेकर के 25 या फिर 30 के बीच की है तो आप स्मॉल कैप में जाइए। तो ये 20 से मैं 30 कहूंगा उनके लिए स्मॉल कैप बेस्ट है, बट अगर उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस है एंड आप रिस्क लेने के कैपेसिटी रखते हैं तो तब आप इसमें जा सकते हो। तो ये होता है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए देखना, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कैसे अफेक्ट करते हैं एंड ऑल, राइट। तो आई होप कि आपको अभी समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट करते समय मुझे क्या देखना है। अब ये इंफॉर्मेशन कहां पे मिलती है मैं वो भी जाके आगे बताऊंगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे मैंने और एक आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने देखा था बिगिनिंग में। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, देखो एक अभी मॉडल मार्केट में आया है, ये एएमसी के एजेंट्स है एक्चुअली। ये क्या है? एजेंट्स है एएमसीज के। ये करते क्या है? ये एएमसीज को हेल्प करते हैं। एएमसी यानी कि मान लो एचडीएफसी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, एचडीएफसी एएमसी का कोई एजेंट है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो क्या करता है ना, एएमसी से अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, राइट, एंड यहां से वो एएमसीज को पैसा रेज करने के लिए, फंड रेज के लिए हेल्प करता है पूरा। एंड उसके अलावा और भी अगर कुछ फैसिलिटीज है, प्रोडक्ट्स है, बाय एंड सेल करवाने हैं एएमसीज के, अगर कोई प्रोडक्ट्स है तो वो भी ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प करते हैं। अब सवाल ये कि सर क्या हम यानी कि कोई भी अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्या इसका मेंबर बन सकता है? यस ऑफ कोर्स, आप इसका मेंबर बन सकते हो। आप इसका मेंबर बन के
आप इसके ऊपर कमीशन, जैसे मैंने कहा ना कि एएमसीज को क्या है ना, एएमसीज को मैनेजमेंट फीस आता है, ये मैनेजमेंट फीस कमाते हैं। इनको अगर मैनेजमेंट फीस आता है मान के चलिए, तो ये मैनेजमेंट फीस जो भी आता है एंड जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अगर वो एएमसीज को पैसा रेज करके इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं, तो उन पैसों के ऊपर मैनेजमेंट फीस का कुछ पोर्शन जो होता है ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आता है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स है कि ये हर साल जब एएमसी जब चार्जेस उनको लगाएगा इन्वेस्टर्स को, तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पैसा आएगा। इसलिए बहुत सारे मार्केट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनके हजारों करोड़ के पोर्टफोलियोज है, जो लाखों में करोड़ों में पैसा हर साल कमाते हैं कुछ किए बिना। क्यों? क्योंकि ना अपने को कुछ इन्वेस्टिंग करनी है, ना कुछ मेहनत करनी है, बस लोगों को कम्युनिकेट करके पैसा रेज करना है एंड एएमसीज को देना है। जैसे एचडीएफसी एएमसी, बहुत सारे ऐसे एएमसीज है एंड वो जाके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड आगे फिर वो पैसा बनाते हैं, तो इनको भी अल्टीमेटली एयूएम, एसेट मैनेजमेंट, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है, उसके ऊपर जितना भी मैनेजमेंट फीस जनरेट होता है वो फीस डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलता है, फीस का कुछ परसेंटेज मिलता है। देखो ये पूरा पैसा एएमसी अपने जेब से नहीं देता है, हालांकि ये पैसा इन्वेस्टर से ही वसूला जाता है। फंड प्रॉफिट कमाए या फिर फंड लॉस, यानी कि इन्वेस्टर को लॉस आए या प्रॉफिट, उसे एएमसीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एएमसीज अपने अपने मैनेजमेंट फीस के तौर पर चार्जेस लगाएगा। अब ये सवाल होगा कि सर ऐसे क्यों? क्योंकि देखो आप फ्री में काम करोगे जहां पर भी करो, आप नहीं करोगे, आप भी तो पैसा चाहते हो, आपकी भी तो सैलरी होती है जो मिलनी चाहिए एंड वो सैलरी इन्वेस्टर जब फीस देते हैं या फिर इन्वेस्टर को जब हम फीस चार्ज करते हैं तभी वो फीस आता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड का मॉडल काम करता है दोस्तों। कई सारे और भी उसके एस्पेक्ट है जो जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं टॉप के कुछ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा कि जिसमें नुकसान ज्यादा हुआ है, और टॉप के ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा कि जिन्होंने प्रॉफिट भी कमाया है। ये कुछ लिस्ट है मेरे पास। अगर आप देखोगे निप्पॉन जापान इक्विटी, जापान की इक्विटी मार्केट में निप्पॉन ने इन्वेस्ट किया, उसके रिटर्न्स देखो 26% उसमें नुकसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही है रिस्क, यानी कि इस फंड में अगर आपने मान लो ₹1 के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी वैल्यू आज हो जाती है कुछ ऐसी, राइट, नॉट 74 पैसा, 0.74 पैसा, ₹1 की इतनी वैल्यू हो जाती है। वही रिस्क है, यानी कि आपका इन्वेस्टेड पैसा कम हो जाएगा। जैसे फ्रैंकलिन एशियन मार्केट का देख लो, 25% के नुकसान है वहां पर। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, उसमें भी 21% का नुकसान है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, उसमें भी 18% का नुकसान है। हर बार म्यूचुअल फंड पैसा ही देता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये रियल डेटा है, मैं कोई अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं। यहां पर भी अगर आप देखोगे टाटा डिजिटल 18% का नुकसान, निप्पॉन यूएस इक्विटी मार्केट 18% का नुकसान, आदित्य बिरला 17% का नुकसान, एसबीआई टेक्नोलॉजी 13% का नुकसान। तो ये फंड नुकसान में जाने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स को पैसा चार्ज करेंगे। तो सोचिए ये प्लस फीस अगर आप ऐड करोगे तो आपका नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सही म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क में है। ऑलराइट, जैसे मैंने कहा कि ये तो मैंने नुकसान में जो फंड है उसकी बात करी, पर मैं ऐसे भी फंड बताऊंगा कि जो फायदा भी देते हैं, वो भी आपको पता चलेगा कि कितना फायदा देते हैं और कैसे काम करता है फायदा। तो ये कुछ फंड्स है जिन्होंने लास्ट 3 या 5 साल के कुछ रिटर्न्स हमारे सामने है। कुछ फंड्स का डेटा है अपने पास, जैसे क्वांट जो स्मॉल कैप फंड है, ग्रोथ जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, उसके 3 साल के रिटर्न है। एज आई सेड, ये रिस्की होता है, ये रिस्की है क्योंकि ये स्मॉल कैप है, बट इसके रिटर्न 44% है। नुकसान भी देगा तो तगड़ा नुकसान आएगा यहां पर। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके भी रिटर्न्स 41% है। क्वांट टैक्स प्लान यानी कि टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, उसमें भी 34% के रिटर्न है। एक्सिस स्मॉल कैप 33% रिटर्न, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 43% रिटर्न,
Quant Mid Cap 38% रिटर्न एंड ICICI Prudential 37% रिटर्न। तो ये फंड्स है कि जो ये टॉप के फंड्स है जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए है 3 साल में और 5 साल में, अगर आप एवरेज उसका निकालोगे तो ये डेटा होता है एंड यही फैक्टर्स हमें इवैल्यूएट करने होते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस अपना ले। म्यूचुअल फंड के कुछ एस्पेक्ट मैंने बताए, जैसे कि EMC का क्या रोल है, पैसा मैनेज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करता है, ब्रोकर्स क्या करता है, जैसे ग्रोथ एंड ऑल। मेरा पहला वाला आप वीडियो देखोगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट करते समय 2-3 चीज़ों को बस देखना है, अपना इनकम, कितनी इनकम सोर्सेस है, मेरा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता हूँ, मेरे पास और लिक्विड कैश है कि नहीं है। अगर लिक्विड कैश बिना रख के आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं जाएगा, राइट। यानी कि इसका मतलब कि आप खुद को रिस्क में डाल रहे हो, इसलिए ऐसा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए कि जो पैसा फ्री है एंड वो कंसिस्टेंट तरीके से होना चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल में भी आपको वो पैसा ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट जैसे जैसे आप आने वाले समय में और ज़्यादा पैसा लगाओगे उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखने लगेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है करना। इन्वेस्टमेंट आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फायदा भी होगा और पैसे भी आपको मिलेंगे। बाय द वे, मैं इसके लिंक जो अच्छे वाले स्कीम्स है उनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसमें जाके अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप बेझिझक होकर हमें टेक्स्ट करिए, कॉल करिए, हम उसके लिए आपको जरूर हेल्प करेंगे। एंड ये कुछ कंपनीज है कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं, जैसे पहले अपन ने इसको तो डिस्कस किया हुआ है, बट ये भी कंपनीज है जैसे एक्सिस, ICICI एंड बाकी सारे कंपनीज, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अपने पास है, आने वाले समय में हम और ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन करेंगे। आपको ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए, तो मैं कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करिए एंड ये आपके परिवार वालों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इनकरेज करिए आप आगे जाने के लिए। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड या वीडियो में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ कि हम आगे और भी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू।